सो बेटा हमने तीन पोस्टुलेट्स देखे हैं किसके, बोर साहब के, बोर्स थ्योरी के तीन पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2 और पोस्टुलेट 3। हाँ यस, क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट? सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। मैं अगर फिगर आपको ड्रॉ कर दूँ, फिगर अगर ड्रॉ कर दूँ तो ये देखो, ये है बेटा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन, क्योंकि बोर साहब ने अपने थ्योरी में किसको पहले प्राधान्य दिया है? हाइड्रोजन एटम को। इसका मतलब क्या वो थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए लागू होती है क्या? नहीं, सारे एटम्स को, सारे एलिमेंट्स को लागू होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, उसके ऊपर का चार्ज प्लस ही, ऑर्बिट में ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके ऊपर का चार्ज माइनस ही, उसका मास m, ये रेडियस ऑर्बिट का, और रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है ये लीनियर वेलोसिटी v। क्लियर किया? हाँ यस। तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के राउंड में। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको कौन से फोर्स की ज़रूरत होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से, उसको ज़रूरत होती है सेंट्रीपेटल फोर्स की। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स उसको कौन देता है? ये देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 1 अपॉन 4πε0 इंटू e² अपॉन r², जहाँ m यानी इस इलेक्ट्रॉन का मास, v यानी उस इलेक्ट्रॉन की लीनियर वेलोसिटी, r यानी ये सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, ε0 यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, ई यानी बताया चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, प्लस ही रहा तो न्यूक्लियस का चार्ज और माइनस ही रहा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और आर यानी वही बताया सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। तो ये बेटा है पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट बोर साहब ने बताया हुआ फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सेकंड पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2π। ये mvr यानी एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का, जिसमें m यानी इलेक्ट्रॉन का मास, v यानी इलेक्ट्रॉन की लीनियर वेलोसिटी, r यानी ये सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, n यानी ऑर्बिट नंबर, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये सेकंड पोस्टुलेट। और तीसरा पोस्टुलेट मैंने बताया थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या मिलती है? एनर्जी। बाहर से क्या मिलती है? फोटोन की एनर्जी। फोटोन की यानी लाइट की एनर्जी, E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ E यानी फोटोन की एनर्जी, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट से, नॉर्मल स्टेट यानी ही ग्राउंड स्टेट से, यानी ये अपने पहले ऑर्बिट से जंप करता है हायर ऑर्बिट में। कहाँ जंप करता है? जैसे मान लो ये दूसरे ऑर्बिट में आया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ये यहाँ आ गया दूसरे ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट से जंप करते हुए ये दूसरे ऑर्बिट में आया। यहाँ एक प्रश्न आपका कि सर क्या पहले ऑर्बिट से हमेशा वो दूसरे ऑर्बिट में ही जाएगा जंप करके? नहीं, वो पहले से तीसरे में जा सकता है, पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवें में भी जा सकता है, छठवें में भी जा सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम ले रहे हैं कि पहले से दूसरे में जा रहा है। तो जैसे ये फोटोन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी मिल गई उसको E इक्वल टू एच न्यू, तो वो नॉर्मल स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वहाँ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है और मल्टीपल रिवोल्यूशंस कंप्लीट करके वो वापस चला आता है अपने ऑर्बिट में, नॉर्मल स्टेट में। लेकिन वापस आते वक्त वो एक काम करता है कि उसने ली हुई जो एनर्जी है E इक्वल टू
एच न्यू वो वापस दे देता है। क्या करता है? वो वापस दे देता है। तो ये एनर्जी जो उसने वापस दी वो कौन सी एनर्जी है सर? लाइट की एनर्जी है। तो लाइट का बेटा एक स्पेक्ट्रा तैयार होता है। ये भी देखो जो लाइट है इसका स्पेक्ट्रा मतलब इसके जो आपको रेज दिखेंगे, लाइंस दिखेगी, दिख रही है? तो इस प्रकार से लाइट का स्पेक्ट्रा दिखता है। स्पेक्ट्रा यानी ही स्पेक्ट्रम, और ये लाइंस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? लाइन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रल लाइंस। तो यहाँ क्या होता है कि ये आउटर ऑर्बिट जो है यहाँ की एनर्जी ई आई, और ये जो ऑर्बिट है यहाँ की एनर्जी ई एफ। ये आई यानी इनिशियल, एफ यानी फाइनल, क्योंकि हमें रिटर्न का प्रवास चाहिए, ये रिटर्न जर्नी जब वो वापस आ रहा है। तो ये इनिशियल ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट यानी इनिशियल ऑर्बिट, वहाँ की एनर्जी ई आई उस ऑर्बिट की। ये एफ यानी फाइनल ऑर्बिट यानी इनर ऑर्बिट, और यहाँ की एनर्जी ई एफ। तो जाहिर सी बात है आउटर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इनर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, और इनका जो डिफरेंस होता है ई आई माइनस ई एफ, ये कितना रहता है? तो इतना ही रहता है एच न्यू, जितनी की उसने एनर्जी एमिट की। तो ये है थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट के माध्यम से बोर साहब ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी सिर्फ तब रेडिएट करता है जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है, अदरवाइज वो एनर्जी किसी भी दूसरे केस में रेडिएट एमिट नहीं करता। सिर्फ कब करता है बताओ फिर? जब वो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है। क्लियर क्या? अच्छा, अब बढ़ने के पहले हमें कुछ डिफरेंट डेरिवेशंस है जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, तो डेरिवेशंस फाइंड करेंगे इन्हीं पोस्टुलेट 1, 2 और 3 के मदद से। तो पहले मैं आपको बेटा रेडियस का जो डेरिवेशन है, किसका डेरिवेशन रे बाबू? रेडियस का डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए देखो अभी बरोबर ध्यान दो, हम यूज करेंगे पहला पोस्टुलेट और दूसरे पोस्टुलेट का। तो पहला पोस्टुलेट देखो क्या है? mv² अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 E² अपॉन r²। तो हमें यहाँ डेरिवेशन बेटा जो चाहिए वो डेरिवेशन चाहिए वेलोसिटी का। तो बरोबर यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक आर और यहाँ का एक आर कैंसिल, तो क्या हो गया रे बाबू? mv² इक्वल टू ये क्या रह गया? तो 1 × E² अपॉन ये 4πε0 r। क्लियर क्या रे बाबू? हाँ, तो यम को इधर लिया तो क्या आएगा? v² इक्वल टू E² अपॉन 4πε0 r, और ये यम आ गया। चलो मान लो इसको इक्वेशन 1, और दूसरे पोस्टुलेट की मदद लेंगे हम। तो दूसरे पोस्टुलेट से v क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर ये NH वैसे ही, 2π वैसे ही, और ये m और r इधर ले लिया तो इधर आ गया। इसका स्क्वेयरिंग किया तो ये v² इक्वल टू n² h² अपॉन 2 का स्क्वेयर 4π का स्क्वेयर π², m का स्क्वेयर m² और r का स्क्वेयर r²। इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड देख लो कैसी है? समान है। तो राइट हैंड साइड कैसी होगी? समान होगी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हमें? ये देखो, दिस E² अपॉन 4πε0 rm इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m² r²। क्या क्या कैंसिल होगा? 4 4 कैंसिल, 1 पाई, यहाँ का 1 पाई कैंसिल, यहाँ का r और यहाँ का 1 r कैंसिल, ये m और यहाँ का 1 m कैंसिल। बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर E², 4 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल, तो ये ε0 है ना। यहाँ बचा बेटा n² h², यहाँ π² में का एक पाई बचा, m² में का m बचा, और r² में का r बचा। क्लियर क्या? तो हमें रिलेशन जो बेटा चाहिए वो देखिए, जो हमें रिलेशन चाहिए तो वो क्या मिलेगा? ये देखो, हमें r का रिलेशन चाहिए बेटा। किसका रे? तो r इधर ले लिया, और ये टर्म्स अगर इधर लिए तो r इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर n² h² अपॉन n² h², और ये ε0 है ना बेटा। हाँ, तो n² h²,
या एप्सिलॉन ज़ीरो, ये बाद में लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एप्सिलॉन ज़ीरो एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ये पाई यम और ये रे बाबू ई स्क्वायर। तो ये आ गया रे बाबा रेडियस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? तो रेडियस के इस फॉर्मूले से देखो इसको, ये आर इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो ये इप्सिलॉन ज़ीरो एन स्क्वायर अगर मैंने इधर लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर इक्वल टू हो गया इप्सिलॉन जीरो, पहले लिख रहा हूँ एच स्क्वायर, बाद में लिख रहा हूँ एन स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। लेकिन ये टर्म जो है ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है? तो देयरफॉर या दिस एम्प्लाइज, इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, हाँ। तो ये R इक्वल टू ये बेटा कांस्टेंट इंटू ये एन स्क्वेयर। तो आपका प्रश्न रहेगा कि सर ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, यानी ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ये कांस्टेंट कैसे हुआ सर? तो ये पहले समझ लो कांस्टेंट कैसे हुआ। तो यहाँ इप्सिलॉन जीरो यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो कांस्टेंट टर्म है। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू होती है 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। पाई ये कांस्टेंट नंबर है बेटा 3.142। यम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और ये यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी कांस्टेंट है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। यस, तो ये पूरा जो है बेटा, ये पूरे टर्म्स कांस्टेंट है, इसलिए ये टोटल आ गया कांस्टेंट। तो मुझे अब यहाँ ये बताओ बेटा कि आर का रिलेशन एन के साथ क्या? तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो हमें एंट्रांस के लिए जो काम का है बेटा, ये फॉर्मूला, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी। तो ख्याल में रखो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जहाँ एन यानी ऑर्बिट नंबर, या इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर क्या? बोलो यस। सुरू झाला का? दुसरा आता हेडिंग लिहा व्हेलॉसिटीचं, पहिले हे रेडियस झालं, आता व्हेलॉसिटी, आणि मग ते एनर्जीचं। मागे पाहतो रे बाबू, हेडिंग टाका व्हेलॉसिटी, पहिले याला हेडिंग द्या, ते जे पहिले बघितलं आता आपण त्याला रेडियस। तिसरं राहील मग ते एनर्जी, ज्याचे 3 प्रकार आपण आता बघून राहिलो होतो, हां ते। अरे बाबू, सुरू आहे, हाँ चल बघ। अभी बेटा ये हमने रेडियस का देखा है, अभी हमें वेलोसिटी का देखना है, और उसके बाद एनर्जी का देखना है। और उस एनर्जी में 3 प्रकार आते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी टोटल एनर्जी। और ये तीनों एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें समझना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल रहेगा, तो एमसीक्यू फिर आसान हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, तो अभी ये पोस्टुलेट में वैसे ही रखता हूँ, फिर तीनों पोस्टुलेट वैसे ही, और ये रेडियस का पार्ट जो था अब इसको इरेज कर दिया। अभी वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए बेटा देखो वही पोस्टुलेट जो हमारे पास है, कौन सा? ये वाला पहला पोस्टुलेट, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, एक आर कैंसल, तो ये एम वी स्क्वेयर इक्वल टू बेटा 1 इंटू ई स्क्वेयर अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आर। क्लियर है बाबू? यस। तो ये आर मैं इधर ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा बताओ? तो ये हो गया बेटा एम वी स्क्वेयर आर इक्वल टू ये ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 से इक्वेशन 1। और ये सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 1 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स, तो क्या मिलता है ये देखो एम वी स्क्वेयर आर अपॉन ये वाला एम वी आर इक्वल टू ये वाला ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन ये एन एच अपॉन 2 पाई है ना। तो यहाँ यम आर और एक वी कैंसल, तो वी बचा, और ये बेटा ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, तो डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाता है, 2 पाई अपॉन एन एच, क्या कैंसिल होगा? पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो v इक्वल टू आया ई स्क्वेयर अपॉन ये 2, उसके बाद में ये देखो एप्सिलॉन 0 और ये यन एच, यन इंटू एच, यानी ही एच पहले लिख लेता हूँ, यन बाद में। क्लियर? हाँ, तो इसको अभी मैं इधर लिखता हूँ सामने, ये भी वैसे ही इक्वल टू, अब इसमें बेटा ये जो टर्म है ये है कांस्टेंट, ये ब्रैकेट ई स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच, ये कांस्टेंट है, और ये अपॉन एन यानी 1 अपॉन एन, तो ये v इक्वल टू ये कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन एन। आपका प्रश्न सर ये ब्रैकेट कांस्टेंट कैसे हुआ? तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि ई यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज वो कांस्टेंट होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो ई कांस्टेंट है, 2 नंबर है तो कांस्टेंट ही है। एप्सिलॉन 0 यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट ही होता है। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.63 10⁻34 जूल सेकंड है या ना? यस। अरे तो ये पूरा टर्म, ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है, इसीलिए तो कांस्टेंट लिखा है ये। तो देयरफॉर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो एक तो बेटा ये फार्मूला दिमाग में फिट रखो, और दूसरी ये प्रोपोर्शनैलिटी हमें एंट्रेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये बेटा अभी दूसरा एक्सप्रेशन, पहला रेडियस का बताया, दूसरा वेलोसिटी का बताया, और उसके पहले ये तीनों पोस्टुलेट बताए बोर साहब के। अभी एक सामने का हमें एनर्जी का फाइंड करना है, और उसकी तीनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और उनके बीच का रिलेशन। क्लियर है बाबू? बोलो यस। अब बेटा हमें तीसरी जो बात चाहिए वो चाहिए एनर्जी, और ये भी कौन सी? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, दोनों की प्लस करेंगे तो मिलेगी टोटल एनर्जी। तो अभी बेटा टोटल एनर्जी के लिए मैं वापस ये बात जो है वेलोसिटी की, इसको हटा देता हूँ, यस, और ये पोस्टुलेट वैसे ही रखे मैंने, वही फिर फर्स्ट पोस्टुलेट, ये सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। तो बताओ क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। क्लियर? क्या एक आर और यहाँ का एक आर कैंसल, तो ये बेटा एम वी स्क्वेयर इक्वल टू ये 1 इंटू ई स्क्वेयर यानी ई स्क्वेयर अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ का बचा हुआ एक आर, ये हाफ, ये एम वी स्क्वेयर। अब जानबूझ के मैं दोनों तरफ
हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये स्टेप वैसे ही लिखना, एम वी स्क्वेयर ये ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर, इधर भी लिया हाफ और इधर भी लिया हाफ, तो बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये हाफ एम वी स्क्वेयर यानी कौन होती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हुआ 1 इंटू ई स्क्वेयर यानी ई स्क्वेयर, 2 इंटू 4 यानी 8 पाई ई स्क्वेयर आर। तो ये आ गई रे बाबू काइनेटिक एनर्जी, क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। से इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हुई बताओ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, किसके रे बाबू, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अभी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कैसे फाइंड करते हैं, तो टेक्निक ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी यानी न्यूक्लियस ने लगाया हुआ पोटेंशियल, न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटेंशियल लगाता है, मतलब ही न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वैसे ही, और न्यूक्लियस ने लगाया हुआ पोटेंशियल, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया हुआ पोटेंशियल ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 ई अपॉन आर। इजीली याद रहता है। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। बस ये स्क्वेयर स्क्वेयर नहीं रखना है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 सिर्फ ई अपॉन आर। तो ये है न्यूक्लियस ने लगाया हुआ पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पोटेंशियल यानी वो अट्रैक्शन, जिस अट्रैक्शन से ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का प्रयत्न करता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज तो मैंने बताया, ये देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज माइनस ही, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, तो देखो माइनस ई इंटू ई स्क्वेयर अपॉन ये 4 पाई इप्सिलॉन 0 और ये आर, ये आ गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे फिर आप बताओ, इसको इक्वेशन 2 बोल लेता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए मैं इधर लिखता हूँ, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये माइनस ई स्क्वेयर वैसे ही, लेकिन यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी की में 4 है और काइनेटिक एनर्जी में 8 है, तो यहाँ मैं छोटी सी एडजस्टमेंट करता हूँ। ये देखो बरोबर ध्यान दो, ये 4 है तो मुझे इसको 8 करना है, क्या करना है इसको 8, तो देखो फिर डिनोमिनेटर 8 और बाकी ये पाई इप्सिलॉन 0 आर वैसे ही, पाई इप्सिलॉन 0 आर वैसे ही। तो यहाँ मैंने 2 से बढ़ाया तो इसलिए यहाँ क्या लिखा रे बाबू 2 लिखा, तो वापस तो वही आ रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 ही मिल रहा है कि नहीं रे बाबू, यस। तो अभी अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो टर्म है बेटा ये वाला, तो इसको अच्छी तरह से बताओ, ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर, ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 वैसे ही, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन एंट्रांस के लिए अच्छी तरह से दिमाग में फिट रखो, इसको हम 3 बोलेंगे, क्लियर क्या। अब हम टोटल एनर्जी के तरफ चलते हैं। टोटल एनर्जी यानी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, ये देखो ई स्क्वेयर अपॉन ये 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर, 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर, क्लियर क्या, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ये माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर, माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर। तो ये बेटा ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर प्लस इंटू माइनस माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर।
तो ये बेटा ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर वैसे ही माइनस, या फिर से 4 है 8 करना है हमें यहाँ, तो 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर लिखा, ये ई स्क्वेयर वैसे ही तो 8 लिखा, तो यह बैलेंसिंग के लिए 2, ताकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखना है बेटा, 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर, दोनों में से एक ही, और ई स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर यानी माइनस ई स्क्वेयर, ये बेटा टोटल एनर्जी। लेकिन ये बेटा ध्यान दो, ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0 आर ये वापस कौन है रे, काइनेटिक एनर्जी, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सप्रेशन, तो ये पहला आ गया, इसको हम अभी 4 बोलेंगे और इसको 5th बोलेंगे। आया क्या समझ में? अभी इसके सामने और बढ़ते हैं, उसको अभी बरोबर ध्यान दो। अभी जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है वो आर के फॉर्म में है। आर यानी कौन रे, रेडियस इस सर्कुलर ऑर्बिट का, इस आर का एक्सप्रेशन मैंने आपको फाइंड करके दिया है। क्या दिया है बताओ जरा, और वो वैल्यू यहाँ रखो 4 में, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 4। हाँ, तो ये टोटल एनर्जी वैसे ही इक्वल टू ये माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0 वैसे ही यस, और ये आर जो है, आर का एक्सप्रेशन मैंने खुद फाइंड करके दिया आपको, तो आर का एक्सप्रेशन मुझे बताओ जरा जल्दी क्या है, इप्सिलॉन 0 एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। यस, तो ये है बेटा, ये देखो इप्सिलॉन 0 एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। चेक कर लो कि बरोबर है कि नहीं, है या ना, फिर से अच्छी तरह से चेक कर लो। इप्सिलॉन 0 एच स्क्वेयर, ये एन स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर, है या ना। यस, तो बेटा अभी यहाँ ध्यान दो क्या होगा, तो ये टोटल एनर्जी वैसे ही, और ये माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0 वैसे ही। अभी ये टर्म डिवीजन में है ना रे बाबू, ये किस में है, डिवीजन में है ना, डिवीजन में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, तो ये पाई एम ई स्क्वेयर चला जाएगा अप, और ये डाउन ही रहेंगे, इप्सिलॉन 0 एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर, क्या कैंसिल हुआ, पाई पाई कैंसल, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आई, माइनस ई टू दी पावर 4 अपॉन 8, है ना, और ये यम रे बाबू माइनस यम ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 यानी इप्सिलॉन 0 स्क्वेयर, ये एच स्क्वेयर और ये एन स्क्वेयर, चेक कर लो, है ना। लेकिन ये जो ब्रैकेट है बाबू रे, ये कांस्टेंट होता है, तो इसलिए टोटल एनर्जी इक्वल टू ये कांस्टेंट, क्लियर क्या, और ये अपॉन एन स्क्वेयर मतलब 1 अपॉन एन स्क्वेयर, ये माइनस साइन वैसे ही रख देता हूँ, या लगे तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये जो ब्रैकेट है ये कांस्टेंट। सर ये ब्रैकेट कांस्टेंट कैसा, तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रे बाबू, कि यम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट 9.1 इंटू 10⁻31 के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम, 8 तो कांस्टेंट, ये इप्सिलॉन 0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट है, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड, ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट लिखा रे बाबू। तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, इसको मैं इक्वेशन छठवा देता हूँ 6th वाला, और ये यहाँ से बेटा टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, क्लियर क्या, इसको 7वां देता हूँ, क्लियर क्या, यस। तो बेटा अभी ये हो गया टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, क्लियर। अब बेटा इसके सामने देखो, हेलो, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, आ गई बेटा ये वैल्यू, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी यम ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, उस बात पे अभी अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान दो। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है
टोटल एनर्जी का, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए रे बाबू, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हाइड्रोजन एटम के जगह अगर दूसरे एटम एलिमेंट पूछे, जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, हाँ मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ओके, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उधर जा रहे उधर बहुत। तो इसमें से कोई भी रहा हाइड्रोजन को छोड़ के, तो क्या रहता है, देखो बेटा मैंने बताया आपको, यहाँ e⁴ टर्म है। मैंने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई कि ई स्क्वेयर के टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, जेड, यानी एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बताया ना। हाँ, तो अभी आप बोलेंगे सर ई स्क्वेयर तो नहीं है, e⁴ है। अरे तो e⁴ का मतलब क्या होता है, e⁴ का मतलब होता है ई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अरे तो ई स्क्वेयर के लिए जेड, तो ई स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो यह क्या आएगा, जेड स्क्वेयर। क्या आता है, तो ये अगर दूसरे किसी एटम के लिए लगाना है, यस, तो ये e⁴ के साथ क्या एक्स्ट्रा लेना होता है, जेड स्क्वेयर। क्लियर क्या। तो अगर किसी दूसरे एटम के लिए चाहिए हाइड्रोजन को छोड़ के, तो यहाँ ये आप देखो जेड स्क्वेयर, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा e⁴ के साथ। आया कि नहीं, यस। तो ये बात हो गई क्लियर। फिर अभी अच्छा, अब मैं सामने की बात करता हूँ। मैं वापस वहाँ से जेड स्क्वेयर हटा देता हूँ, क्योंकि हमें लेना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम के लिए, किसी दूसरे एटम्स के लिए, एलिमेंट के लिए रहा तो वहाँ जेड स्क्वेयर आएगा, दैट्स इट। हाँ, तो अभी ये जो बेटा कांस्टेंट है m e⁴/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर s स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर फाइंड की बेटा, सभी ये टर्म्स की वैल्यू इसमें रख दी, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आती है रे बाबू, तो ये जो टोटल एनर्जी है, ये देखो, ये टोटल एनर्जी आती है माइनस वैसे ही, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन रे ये n स्क्वायर वैसे ही। तो ये बेटा हमें मिल गई। आप बोलेंगे सर ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी, हाँ, तो एनर्जी का यूनिट तो सर जूल है, लेकिन मैंने बताया आपको जूल ये बड़ा यूनिट है, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी जूल में न फाइंड करते हुए छोटा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें फाइंड करते हैं। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की बेटा, तो ये आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अब ये टोटल एनर्जी जो बेटा सादी भाषा में इसको ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ई से। और ये nth ऑर्बिट के लिए इसलिए En बोला जाता है। तो ये बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो बेटा इस फार्मूले से आप कोई भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पहले ऑर्बिट की एनर्जी, ये देखो बेटा, अगर आपको पहले ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखो, 1 रखो, यस। हाँ, तो रखो बरा, क्या आएगी बताओ बरा, थोड़ा सा मुझे फिर यहाँ से बताओ। ये तो E1 क्या आएगा रे, पहले ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -13.6 अपॉन n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। बोलो जल्दी, यानी कितने आ गए ये, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। बोलो। अच्छा, दूसरे की फाइंड करनी है, E2 फाइंड करनी है, तो क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n की जगह 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4। तीसरे की चाहिए तो क्या आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी ऑर्बिट नंबर 3 का स्क्वायर, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 9। और अगर चौथे की फाइंड करनी है E4 यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 16 एंड सो ऑन। है ना रे बाबू, क्लियर क्या। हाँ, तो फिर अभी ये जो चार्ट है हमारा, यस, चार्ट से हमें देखना है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। क्या रे बाबू,
एनर्जी लेवल डायग्राम हमें देखनी है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी अभी दिमाग में फिट करो, क्या है अच्छी तरह से अभी ध्यान दो। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की अब वो फाइंड नहीं करते बैठना, यही सादी स्ट्रक्चर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको 4 से डिवाइड कर लो तो दूसरे ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है। तीसरे ऑर्बिट की चाहिए तो 9 से डिवाइड कर लो तो तीसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है। चौथे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो 16 से डिवाइड कर लो। पांचवें की चाहिए तो 25 से 5 का स्क्वायर 25 से डिवाइड करो। छठवें की चाहिए तो 6 का स्क्वायर 36 से डिवाइड करो। सेवंथ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए तो 7 का स्क्वायर 49 से डिवाइड करो। और 8 की चाहिए तो 8 का स्क्वायर 64। 9 की चाहिए तो 9 का स्क्वायर 81 से डिवाइड करो। 10th ऑर्बिट की चाहिए तो 10 का स्क्वायर 100 से डिवाइड करो एंड सो ऑन। क्लियर क्या? यस।